नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए देख लेते हैं कौन-कौन सी होती है, क्योंकि ये 15 विधियाँ हैं। मैंने इनको बोर्ड पर भी पढ़ा रखा है, परंतु वहाँ मैंने ये सारी विधियाँ नहीं पढ़ाई है, कुछ एक पढ़ा पाई हूँ। तो इसलिए मैंने इसको अपनी नोटबुक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले व्याख्यान विधि क्या होती है। यह प्राचीन विधि है। ठीक है, ये मैंने अपने बोर्ड पर भी बता रखा है, ये सबसे पुरानी विधि है। जितनी भी हमारी शिक्षण विधियां हैं उन सब में यह प्राचीन है। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु की सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रस्तुति छात्रों के समक्ष मौखिक रूप से करता है। ठीक है, उसके पास जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके माध्यम से या उसके पास जो कोई ज्ञान होता है वह एक क्रमबद्ध रूप से क्रमानुसार और सुव्यवस्थित ढंग से वो बच्चों को पढ़ाता है, मौखिक रूप से व्याख्यान देता है। अब इसके गुण देख लेते हैं क्या क्या है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक बार सुनने से ही समझ जाते हैं। समय परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है। एक समय में अनेक बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। छात्रों को सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है, कि बच्चे एकाग्रचित होकर के अपने टीचर की बात को सुनते हैं। अब इसके दोष देख लेते हैं क्या क्या है। निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, अर्थात करके सीखने की अवहेलना होती है, कि टीचर कुछ बोलता रहता है और बच्चे उसको सुनते रहते हैं। ध्यान व रुचि अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाते और सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान की अवहेलना होती है। अब आती है पाठ्य पुस्तक विधि। इसमें क्या है, यह विधि सबसे सरल विधि है और इसमें ज्यादा रोल आपको जो बुक्स होती हैं आपकी उनको ही उनका ही रोल मिलेगा। गुण देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत को का विकास करना, स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ने की आदत का विकास करना, समय श्रम व धन की बचत करना, स्मरण शक्ति का विकास होता है और बच्चे सक्रिय बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बुक ज्यादा महंगी नहीं आती। तो वो एक बचत होती है धन की भी और समय की भी और श्रम की भी। दोष क्या क्या हैं इसके देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टि से असफल है यह। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना होती है। रटन की प्रवृत्ति का विकास होता है। व्यवहारिक व प्रायोगिक नहीं है। पाठ्य पुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन मात्र है, परंतु उसे साध्य मान लिया जाता है, कि इसमें केवल जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़कर ही बच्चा अपना जो शिक्षण कार्य पूरा कर पाएगा। तो ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा है इसमें परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक हमारी साधन के रूप में है, ना कि वो साध्य है। हमारा उद्देश्य नहीं है वो। उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सहायक है। ठीक है, अब आता है समस्या समाधान विधि। यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के निम्न सोपान है, मतलब निम्न पड़ाव है, निम्न सीढ़ियां हैं। क्रम से याद करने हैं हमें ये नहीं कि आगे पीछे इनको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ लेना इनको, मतलब रट लेना। पहले आएगा समस्या का निर्माण करना व चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, समस्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना की जांच या परीक्षण करना, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो यहाँ समस्या समाधान विधि की बात हो रही है। अब इसके गुण देख लेते हैं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की अभिवृत्ति का विकास होता है। चिंतन शक्ति व क्षमता का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण कार्य करके सीखने से ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, तो ये इसके चारों अच्छी बातें हो गई, इसकी विशेषताएं, इसके गुण हो गए। अब देखते हैं इसके दोष क्या हैं। सभी विषयों का शिक्षण इससे संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि भाई हमारे कई सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। तो अब हिंदी में हम क्या ही वैज्ञानिक लगाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनका शिक्षण इसके द्वारा संभव नहीं है। समय व धन अधिक लगता है। केवल प्रायोगिक कार्यों को महत्व दिया जाता है। उच्च कक्षाओं में उपयोगी व निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। अब आते हैं हमारी प्रयोजना विधि। इसके प्रवर्तक डब्ल्यू एच किलपैट्रिक थे। इन्होंने 1981 में द प्रोजेक्ट मेथड शोध पत्र प्रकाशित किया और इसी के आधार पर परियोजना विधि का निर्माण किया गया। इसके जो सोपान है वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर प्रोजेक्ट का चयन व उद्देश्य का ज्ञान, प्रोजेक्ट की योजना का निर्माण करना, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, कार्य का मूल्यांकन करना, विवरण या रिकॉर्ड रखना। ये प्रयोजना विधि में आएंगे। अब इसके गुण देख लेते हैं। सोपान आप क्रम से याद करना भाई।
गुण है यह विधि तत्परता, अभ्यास व प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्रिया अर्थपूर्ण होती है, विद्यार्थियों की रुचि अंत तक बनी रहती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखते हैं इसके दोष क्या हैं। इसके दो गुण और रह गए, ये देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है। दोष में ये धन, समय व श्रम की अधिकता, पाठ्य पुस्तकों का अभाव, उच्च कक्षाओं में समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करना होता है। इसके लिए प्रोजेक्टरों की आवश्यकता अधिक है, अतः प्रोजेक्टरों का अभाव है कि भाई इतने ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे जो स्कूल है निम्न स्तर के उनमें नहीं मिल पाते हैं। अब आता है विश्लेषण विधि। यह विधि तर्क प्रधान विधि है। दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। वर्तमान में इसे शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, विश्लेषण को वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब इसके गुण देखते हैं। जटिल से जटिल समस्याओं को थोड़ा थोड़ा बांटकर सरल बनाया जाता है। समस्याओं का निरीक्षण कर छात्र उसका हल ढूंढते हैं। छात्र अपने आप से प्रश्न करते हैं कि समस्या में क्या दिया गया है और उसमें क्या ढूंढना है। इस प्रकार वह उन तथ्यों को अपने अनुभव में खोजता है। अनुभव के माध्यम से समस्या का हल निकालना। कि भाई इसके गुण क्या हो गए कि जो विद्यार्थी होता है वह स्वयं अपने अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान करता है। अब है आगमन विधि। आगमन विधि देखते हैं वही। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिक सहभागिता आगमन विधि द्वारा संभव है। ठीक है, ज्यादातर सहभागिता आगमन विधि के द्वारा संभव है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य। आगमनात्मक में क्या होंगे, पहले उदाहरण फिर तथ्य। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख प्रारंभ में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा फिर उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया जाता है। अब है निगमन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होगा। इसमें पहले तथ्य फिर उदाहरण, इसमें पहले उदाहरण थे फिर तथ्य थे। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसमें शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। आपसे प्रश्न में पूछ ले निगमनात्मक किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ये है उच्च कक्षाओं के लिए और आगमनात्मक छोटी कक्षाओं के लिए। प्रश्नावली विधि। इस प्रणाली में छात्र सामान्य ज्ञान, विदेश देश की घटनाएं और उनमें बोलने की क्षमता का विकास होता है। इसमें प्रश्नों के माध्यम से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बच्चों में प्रश्नावली विधि का विकास होता है तथा उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब है सामूहिक पठन विधि कि समूह में बैठ करके पढ़ना। इस विधि के माध्यम से बच्चे गणित विषय के गिनती व पहाड़े तथा हिंदी के छोटे छोटे पद्य व बाल गीतों का सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं। यह विधि बच्चों में उच्चारण सुधारने के लिए उपयोगी है। यह विधि शिक्षार्थियों को समूह में सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे पहाड़े बोलते हैं, कोई कविता गाते हैं। इसके दोष क्या है, सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित अर्थात उच्च कक्षाओं के लिए बिल्कुल अनुपयोगी। अब है निरीक्षण विधि। इस विधि में शिक्षक स्वयं न बताकर बच्चों को अपने आप निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ बच्चों में स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने व विचार करने की क्षमता का विकास होता है। अब इसके दोष देखते हैं क्या है। सभी छात्रों के निष्कर्ष सही नहीं होते कि यदि टीचर बच्चों के ऊपर सारी बातें छोड़ दे तो बच्चे कितना क्या सही कर पाएंगे। शिक्षक द्वारा न बताए जाने के कारण बच्चे अपने गलत उत्तर को भी सही मान बैठते हैं। अब है खेल विधि। खेल खेल में बच्चों को सिखाना। इस विधि के प्रवर्तक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इस विधि की उपयोगिता बताई। जब विद्यार्थी खेल विधि के माध्यम से शिक्षण में रुचि लेने लगता है तो पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं होकर रुचिकर कार्य बन जाता है। इस विधि में कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है कि कक्षा के अनुसार ही बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनको जो शिक्षा है वो बोझ ना लगे। अब है अभ्यास प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में इस विधि का अत्यंत महत्व है।
निरंतर अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चों के मनोभावों के अंतर्गत सार्थक शब्दों के कोश को भरा जा सकता है। कठिन से कठिन शब्द भी निरंतर उच्चारण और सुलेख लेखन से के कारण सहज बन जाते हैं। अभ्यास करने के लिए विषय वस्तु को बार बार पढ़ना आवश्यक है, जिससे कि विषय के प्रति बच्चों में रोचकता आती है। ठीक है, तो अभ्यास के द्वारा बार बार बच्चों को अभ्यास करवा करके और फिर उनको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अब आती है अन्वेषण या खोज प्रणाली। इस विधि में शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर एकत्रित किए जाते हैं। विश्लेषण मतलब जो अलग अलग हैं उनको एक किया जाता है, इकट्ठा। इसमें विद्यार्थी प्रत्येक तथ्य की खोज स्वयं उपयोग प्रयोग करके सीखते हैं, जैसे स्वयं तथ्यों से संबंधित जानकारी जुटाना, प्रयोग की सही दिशा निर्धारित करना, प्रयोग द्वारा परिणाम प्राप्त करना। अब है यांत्रिक प्रणाली, जिसमें यंत्रों का प्रयोग करते हैं। आधुनिक युग में यंत्रों के बढ़ते प्रयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इस प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों का एक आवश्यक अंग बनती जा रही है। कंप्यूटर के माध्यम से एक तरफ तो बच्चों का गुणात्मक विकास होता है, तो दूसरी तरफ वह खेल खेल में ही अनेक जानकारियां जुटा लेता है। कंप्यूटर के अलावा ऑडियो वीडियो कैसेट्स के माध्यम से भी यांत्रिक शिक्षा दी जाती है। अब है बोध प्रणाली। ठीक है, यांत्रिक में कंप्यूटर के बारे में। बोध प्रणाली में इस प्रणाली का पठन शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है, पढ़ने में और शिक्षा में। प्रारंभिक स्तर पर बोध प्रणाली का अर्थ है शिक्षा रूपी पठन क्रिया में लगे और समान पठन की दृष्टि से पठन किया क्रिया में वस्तु बोध प्रतिफल ज्ञान और कौशल में वृद्धि करे। अतः निष्कर्ष रूप से किसी भी पाठ के केंद्रीय भाव को ग्रहण करना बोध प्रणाली से संबंधित है। अब आता है शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले साधन। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। केवल यहाँ हमने 15 जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो आशा करती हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किस विधि के अंतर्गत क्या आता है, क्या उसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देखना, आपको सारी विधि अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।